गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है वो है जन संचार माध्यम। इसमें से हम संचार के संदर्भ में पढ़ चुके थे, संचार की परिभाषा, संचार का महत्व, संचार क्या है। आज जो हम करेंगे संचार के तत्व करेंगे। तो संचार के 6 तत्व होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। स्रोत, एनकोडिंग यानी कि जिसको कुटीकृत भी बोलते हैं, माध्यम जिसे चैनल बोलते हैं, प्राप्तकर्ता यानी कि अंग्रेजी में रिसीवर बोलते हैं और वैसे इसको डिकोडिंग भी कहते हैं, डिकोडिंग इसे कहते हैं। और फीडबैक, और फीडबैक के बाद नॉइज यानी कि शोर, आवाज। ये 6 तत्व होते हैं संचार के। अब इसमें से मैंने आपको बताया था संचारक की क्या होता है, यानी कि सेंडर। ये आप पढ़ चुके थे। आज जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे एनकोडिंग यानी कि कुटीकृत। अब शुरू करते हैं इसको। भाषा असल में एक तरह का कुछ चिन्ह या कोड है। आप अपने संदेश को उस भाषा में कुटीकृत या एनकोडिंग करते हैं। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए। यानी कि अगर पेपर में आपसे ये पूछा जाए एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग की परिभाषा क्या है, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि भाषा से संबंधित जिससे हम बात करते हैं उसे आपकी भाषा आनी चाहिए। यानी कि जिस लैंग्वेज में आप संदेश जिसके पास पहुंचा रहे हो ना, उसे भी वही लैंग्वेज आनी जरूरी है, तभी वो आपके उस संदेश को, आपके विचारों को जान पाए। अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं आपको उर्दू या अरबी में पढ़ाना शुरू कर दूं, ठीक है, और उर्दू या अरबी आपको आती नहीं, उर्दू या अरबी आपको आती नहीं, या ब्रज अवधि में पढ़ाना शुरू करूं, वो आपको आती नहीं, तो जो संदेश या जो विचार मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। उसमें किसी तरह से आपको समझ ही नहीं आएगा। इसी तरह से क्या होना जरूरी है कि मान लीजिए मैं आपको उर्दू में पढ़ाना चाहता हूँ, तो आपको भी उर्दू या अरबी आनी जरूरी है, तभी तभी ये कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग सफल हो पाएगी। ठीक है, तो आगे चलिए। इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयं संदेश का आता है। संदेश, संदेश यानी कि जो भी विचार, जो भी आपके मस्तिष्क में थॉट पैदा होते हैं। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा। यानी कि जो भी मैसेज है, जो भी आपको, जो भी सेंडर जिस किसी को भी संदेश या अपने विचार पहुंचाना चाहता है, उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सीधापन होना चाहिए, वो प्राप्तकर्ता को आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा तत्व यानी कि संदेश। फिर आगे है चौथा, माध्यम या चैनल।
लेकिन संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकार तरंगों के जरिए। इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और फिल्म आदि सभी विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। अब जो ये माध्यम है ना, ये माध्यम दो तरह के होते हैं, दो तरह के, एक दृश्य श्रव्य माध्यम और एक श्रव्य माध्यम। दृश्य श्रव्य माध्यम में टेलीविजन आ जाएगा, ठीक है, और इस तरह से फिल्म आ जाएगी, नाटक आ जाएंगे। और श्रव्य माध्यम में क्या होगा, जैसे आप रेडियो से खबरें सुनते हो, जो भी संदेश या जो भी विचार आप रेडियो से प्राप्त करते हो, ठीक है। आगे है पांचवा, प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर। इसको डिकोडिंग भी बोलते हैं। अगर पेपर में ये पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनकोडिंग और डिकोडिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त संदेश का कुट वाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करना। यानी कि जो सेंडर ने जो संदेश आप तक पहुंचाया है, उस संदेश में जो मूल अर्थ है वो क्या है, किसके बारे में कहना चाहता है। मान लीजिए जैसे आपने प्रिंसिपल के नाम, स्कूल प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखी, ठीक है, और उस एप्लीकेशन में ऊपर सब्जेक्ट लिखा होता है। सब्जेक्ट कि उस सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है कि इस पूरी एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है। मूल अर्थ वहीं छिपा होता है सब्जेक्ट में, बाकी पूरी एप्लीकेशन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसे ही जब प्राप्तकर्ता तक वो संदेश पहुंचता है, तो वो प्राप्तकर्ता, वो रिसीवर उसे संदेश में से मूल अर्थ निकालने की कोशिश करता है कि इसमें जो सेंडर है वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये है प्राप्तकर्ता। आगे चलिए, यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। ये क्या है, एनकोडिंग यानी कि कूटीकृत की उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता, अगला पेज निकाल लीजिए। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, या कोई संस्था अथवा एक विशाल जनसमूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। यानी आपका मित्र कह सकता है कि वह किताब देगा या नहीं। किताब वाला एग्जाम्पल आप पहले ही पढ़ चुके हो। संचारक प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास मैसेज गया, मान लीजिए अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने लग रहा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, भाई ये संचार ये होता है, संचार के तत्व ये होता है, संचार का महत्व ये होता है, संचार के प्रकार ये होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और आप क्या होगे, ये स्क्रीन शेयर क्या होगी, मोबाइल फोन के माध्यम से ये चैनल हो गया, ठीक है।
और आप क्या हो रहे, रिसीवर। और अब ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ मैंने आपको बताया है वो आप मुझे वापस वैसे ही बताओ, वैसे ही फीडबैक दो। अब मान लीजिए मैं आप में से किसी से क्वेश्चन पूछ लूं, एनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, और 10 बच्चे जुड़े हुए हैं, 10 में से एक को पता है, बाकी को नहीं पता, तो ये जो फीडबैक होती है, ये फीडबैक जरूरी नहीं उसी टाइम दे। कई बार ऐसा होता है तुरंत ही फीडबैक मिल जाती है, कई बार ऐसा होता है फीडबैक देरी से मिलती है, कई बार ऐसा होता है फीडबैक बिल्कुल मिलते ही नहीं। ठीक है, और फीडबैक किसकी, जो संदेश आया है। आगे है, चलिए आगे शुरू करते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अंतिम देखिए, लेकिन वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती, उसमें कई बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, यह मानसिक से लेकर तकनीकी और भौतिक शोर तक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी है। अब देखो, कई बार आप मान लीजिए अब ऑनलाइन क्लासेज है, ऑनलाइन क्लासेज में भी कई बार कहीं ना कहीं किसी न किसी अन्य की आवाज आती रहती है, तो ये जो आवाज, कई बार क्लैरिटी नहीं होती आवाज में, शब्दों में पता ही नहीं चलता कि ये शब्द क्या है, नॉइज क्या है, या फिर कोई अन्य क्या क्या कहा है, दोबारा से पूछना पड़ता है। कई बार हम जैसे क्लासरूम में बैठते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ते टाइम या तो दूसरी क्लास के बच्चों की आवाज आती रहती है, या ट्रैफिक की आवाज आती रहती है, या साइड से या क्लास से ही किसी न किसी बच्चे की आवाज आती रहती है। वो क्या करती है, वो बाधा करती है संचार में, कम्युनिकेशन में वो बाधा डालती है। तो इस तरह से क्या होता है, या तो हम साइड से आवाज आती है तो उस क्लास के बच्चों को चुप करने के लिए बोलते हैं, या जो क्लास में बोल रहा है उसे चुप करने के लिए बोलते हैं, या फिर बाहर से जो आवाज आती है, जैसे साथ में ये क्या नाम है, अपने स्कूल के साथ में वो जिधर गर्मियों में नहाया जाता है वो है, और कई बार म्यूजिक की आवाज इतनी कर देते हैं कि वो आपके कानों तक पहुंचती है और पढ़ा रहे हो, तो वो भी क्या होती है, एक बात होती है। कई बार क्या होता है, टीचर वो अपने पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर देता है 1 या 2 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेशन बन सके। चलिए, ये देखिए, ये जो चित्र दिया हुआ है, पूरा का पूरा जो खेल है इसी चित्र पर है। ये चित्र जिसको समझ आ गया समझ लीजिए कम्युनिकेशन उसे समझ आ गया। अब इसमें देखो, स्टार्टिंग में सेंडर है, यानी कि इसको हिंदी में संचारक या स्रोत कहते हैं। इसके बाद संचारक ने संदेश यानी कि अपने मस्तिष्क में थॉट पैदा किए, मैसेज पैदा किया, और फिर उसने क्या किया, इस मैसेज में किसी तरह की बाधा भी आ सकती है। ठीक है, ये बाद की बात है, बाधा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, यानी कि आपको सिर्फ ये प्रक्रिया समझने की कोशिश करनी है। संचारक, संचारक के बाद यानी कि सेंडर, सेंडर के बाद थॉट या आइडियाज या मैसेज, और मैसेज के बाद चैनल। चैनल 2 तरह का होता है, वो मैंने आपको बताया, दृश्य और श्रव्य माध्यम। और चैनल के बाद रिसीवर, रिसीवर के बाद यहाँ पर एक इफेक्ट और आएगा। ठीक है, इफेक्ट के बाद फीडबैक। फीडबैक जरूरी नहीं है उसी टाइम मिले, फीडबैक
थोड़ी देर के बाद भी मिल सकती है और फीडबैक बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी तो कम्युनिकेशन वही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है संचार के प्रकार। अब इसमें है ना, इसमें 7 क्वेश्चन बन गए संचार के तत्वों में। पहला, पेपर में आपसे संचार किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन हो गया, एनकोडिंग या कूटीकृत किसे कहते हैं। तीसरा, संदेश किसे कहते हैं। चौथा, माध्यम क्या है। पांचवा, डिकोडिंग या रिसीवर किसे कहते हैं। फिर फीडबैक और फिर अंतिम शोर। और इस तरह से इसमें संचार क्या है, संचार की परिभाषा क्या होती है, ये क्या हो गए, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं संचार के प्रकार पे। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसके कई रूप या प्रकार हैं। हम यहाँ अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे संचार के विभिन्न रूप या प्रकार एक दूसरे में भी काफी घुले मिले हैं, उन्हें अलग अलग देखना काफी मुश्किल है। अगला पेज निकाल लीजिए। जैसे कभी आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है कि यह इशारा भी संचार है, इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। कई बार देखिए क्लास में बच्चे आवाज करते हैं, आंखों, टीचर क्या करता है, आंखों की आंखों के माध्यम से उसे एक तरह से इशारा करता है बच्चों को, बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता है, बच्चे को यह एहसास होता है कि टीचर आपको देख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कई बार उंगली से इशारा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सांकेतिक संचार होते हैं, ये भी कम्युनिकेशन में आता है, ये भी किस में आता है, कम्युनिकेशन। आगे चलिए, जब हम अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं तो उसमें मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस तरह एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार होता है। यानी कि अब बात समझने की कोशिश करना, इसमें मौखिक और एक ही साथ मौखिक और अमौखिक संचार कैसे होता है। देखिए, आपने हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हाथ जोड़ना अमौखिक संचार में आ जाएगा। और हाथ जोड़कर बोलना, जय श्री राम, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, वगैरह वगैरह, गुड इवनिंग, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये मौखिक में आ जाएंगे। यानी कि आप हाथ जोड़कर बोल रहे हो, आप हाथ जोड़कर बोल रहे हो मौखिक, और सिर्फ हाथ जोड़ना वो क्या हो जाएगा, अमौखिक। यानी कि आप मौखिक और अमौखिक जो कम्युनिकेशन है वो दोनों के दोनों साथ के साथ में कर रहे हो। यानी कि दोनों हथेलियों को जोड़कर प्रणाम करना वो अमौखिक, दोनों हथेलियों को जोड़ना वो अमौखिक हो गया, वो एक तरह से क्या हो गया, अमौखिक। चलिए आगे चलिए, जैसे हम किसी से बातें करते हुए अपनी आंखें, चेहरे या हाथ की गति और सर के उतार चढ़ाव के जरिए मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक से कहीं ज्यादा अमौखिक संचार के जरिए व्यक्त होती है, जैसे खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पैराग्राफ हम पढ़ने जाएंगे, क्योंकि इसमें एक एक अंक के क्वेश्चन छिपे हुए हैं। संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरह से देख सकते हैं। याद कीजिए, जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं। यह भी एक संचार है, यानी कि अकेलेपन में भी कम्युनिकेशन होता है, अकेला व्यक्ति भी कम्युनिकेशन करता है। ठीक है,
इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, यानी कि रिसीवर भी वही और सेंडर भी वही। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है और इस बुनियादी रूप को क्या कहते हैं? इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि इंट्रा, अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि अंतर्वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो आप ये पंक्तियां लिखोगे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। हम जब पूजा या इबादत या प्रार्थना करते वक्त ध्यान में होते हैं, तो वह भी अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। हम पहले सोचते हैं, फिर किसी और से संवाद करते हैं। स्पष्ट है कि किसी विषय या मुद्दे पर सोच विचार करना या विचार मंथन भी संचार का ही एक रूप है। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं, तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। अब ऊपर का तो था इंट्रापर्सनल और ये है नीचे है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे तो उसे कहेंगे इंटरपर्सनल, और जब अकेला व्यक्ति आपस में बात करता है यानी कि खुद ही वो सेंडर होगा और खुद ही वो रिसीवर होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम इंट्रापर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक। बस इतना अंतर स्पष्ट कीजिए कि अकेले में बातचीत होगी या अकेले में प्रार्थना करता है या पूजा करता है, तो उसमें तो क्या जुड़ेगा? अंतर्वैयक्तिक यानी कि तय के बाद विसर्ग होंगे, तय के बाद विसर्ग होंगे। लेकिन जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे तो तय के बाद रह मिलेगा, अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक, ठीक है भाई? सिर्फ ये बात समझने की कोशिश करना। अगर तय के बाद विसर्ग है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है, और आपने पहचान देखी कि यार इसमें तो है ना तय के बाद विसर्ग है, और जब तय के बाद विसर्ग होते हैं तो यानी कि अकेला व्यक्ति आप खुद ही वो सेंडर होता है और खुद ही वो रिसीवर होता है। ये पहचान करने की कोशिश करें। ठीक है भाई? चलिए, तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार में फीडबैक तत्काल प्राप्त होता है, यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करेंगे तो फीडबैक तो मिलनी जरूरी है ही। अंतर्वैयक्तिक संचार की मदद से ही हम आपसी संबंध विकसित करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार का कौशल उन्नत और प्रभावी होना चाहिए। इस कौशल की जरूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। नौकरी और दाखिले के लिए होने वाले इंटरव्यू में आपके इसी कौशल की परख होती है, यानी कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उस समय कौन सा कम्युनिकेशन चलता है? उस समय चलता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति उधर मिलेंगे, आपसे बातचीत होगी, आप होगे, और वहां पर इंटरव्यू में दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है भाई? आगे है तीसरा संचार का तीसरा प्रकार समूह संचार है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जैसे आपके हाउस नहीं डिवाइड होते हैं, मान लीजिए गेम शुरू होने से पहले या कुछ भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हाउस मीटिंग होती है। स्कूल हाउस मीटिंग नहीं होती है, क्रूसेड की अलग होती है, कोजेंट की अलग होती है, क्रिएटिव की अलग होती है। तो वो जो आपस में डिस्कशन चलता है, हाउस कैप्टन का, वाइस कैप्टन का, टीचर का, जो जो भी टीचर है
हाउस में या जो भी हाउस का मास्टर है, उनके साथ जो भी डिस्कशन चलता है, जो भी विचार विमर्श होते हैं, वही क्या होता है, वही समूह संचार होता है, वही ग्रुप डिस्कशन होता है, उसे ही ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, पढ़िए इसे। संचार का तीसरा प्रकार है समूह संचार। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। जैसे आपकी कक्षा समूह संचार का अच्छा उदाहरण है। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस मुबाहित के जरिए हल करने के लिए होता है। संसद में जब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है तो यह भी समूह संचार का ही एक उदाहरण है। इसी तरह गांव की पंचायत या किसी समिति की बैठक भी समूह संचार का उदाहरण है, जहाँ गांव के लोग या समिति के सदस्य आपस में चर्चा कर किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए मन की बात मोदी जी के साथ, ये एग्जाम्पल देखिए। अब नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, पूरे देश को संबोधित करते हैं और देशवासियों से विचार जानते हैं, उनसे डिस्कशन चलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैबिनेट की मीटिंग बैठती है, या अभी अपने यहाँ पे हरियाणा में, जैसे हरियाणा में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी है और जो अन्य सदस्यगण है, वो सभी के सभी आपस में चर्चा परिचर्चा करते हैं। वो सभी इसके अंदर आएगा, वो आएगा ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है भाई, आगे चलिए। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जन संचार, यानी कि जिसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। आज के समय में मास कम्युनिकेशन की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। डिग्रियां भी होती है, डिप्लोमे भी होते हैं, 12th के बाद डिप्लोमा भी होता है, 12th के बाद डिग्री भी होती है। और अगर आप बीए करते हो, बीए करने के बाद भी इसमें डिग्री हासिल की जाती है, मास्टर डिग्री भी की जाती है, इसमें पीएचडी भी होती है, डीलिट भी होती है। 2006-7 के बाद मास कम्युनिकेशन ने बहुत ही मजबूती के साथ अपनी जड़ें देश भर में, विश्व में फैला दी है। ठीक है भाई, और इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा स्कोप है, बहुत ही ज्यादा। आप न्यूज़पेपर में भी जा सकते हो, अगर न्यूज़पेपर में आपको काम करना है, किसी भी न्यूज़पेपर में, और आप क्या नाम है, चैनल में भी जा सकते हो, किसी भी चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। चलिए, मैंने आपको बताया भी था संचार और जन संचार दोनों में अंतर। ठीक है, लेकिन जो जन संचार है वो संचार का ही पार्ट होता है, संचार का ही हिस्सा होता है। ठीक है भाई, चलिए जानिए। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जन संचार, जिसको अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे संचार कहते हैं, इसे जन संचार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जन संचार। समझने की कोशिश करना। देखिए क्या कहते हैं, जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ, यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप बैठा है, पूरा का पूरा ग्रुप बैठा है, और उस ग्रुप के साथ डायरेक्टली बातचीत न करके, डायरेक्टली बातचीत न करके किसी टेक्निक या किसी यंत्र के माध्यम से हम उस ग्रुप के साथ बातचीत करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जन संचार। एग्जाम्पल जूम मीटिंग, एग्जाम्पल जूम मीटिंग। जूम के माध्यम से हम आपस में जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये क्या हो गया, एक यांत्रिक माध्यम हो गया। ठीक है भाई, एक टेक्निक माध्यम हो गया। जैसे नरेंद्र मोदी जी या फिर अन्य है, अलग अलग जो टेक्निक अपनाते हैं, उनके माध्यम से हम जब अपने बातचीत दूसरों के समक्ष रखते हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। मास का अर्थ होता है जन, यानी कि लोग, लोग। ठीक है, आगे चलिए। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है, मसलन अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट। अखबार में प्रकाशित होने वाले समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों प्रतियां प्रकाशित करके विशाल पाठक वर्ग तक पहुंचाई जाती है। अभी तक देखिए, आगे है जनसंचार की विशेषताएं। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या क्या पढ़ चुके हैं? मास कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, सांकेतिक संचार क्या होता है, मौखिक संचार क्या होता है, और अमौखिक संचार क्या होता है। ये सभी कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं, वरना मैं आपसे